आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ ढालपुर के इस मैदान में आयोजित किया गया है, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री भाई गोविंद सिंह ठाकुर जी हमारी मदद करने के लिए दिल्ली से यहाँ विशेष तौर से आए। हमारे मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के लिए चुनाव की दृष्टि से प्रभारी के नाते दिल्ली के माननीय विधायक और ऑपोजिशन के हमारे लीडर आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, जिनका अभी आपने संबोधन सुना, पूर्व सांसद पूर्व विधायक श्री महेश्वर सिंह जी, हमारे बीच में भाई राम सिंह जी, युवराज जी, और यहाँ हमारे कुल्लू जिला के लिए काम के लिए सहयोग के लिए आए हमारे दिल्ली से कैलाश जैन जी, मंडल के अध्यक्ष पार्टी के हमारे अन्य पदाधिकारी बहन गणेश्वरी जी, भीमसेन जी, रमेश शर्मा जी, ठाकुर चंद जी, गोपाल शर्मा जी, डेप्टी कमिश्नर कुल्लू, एसपी कुल्लू, पार्टी के हमारे साथी आलम चंद जी, गुलाब चंद जी, अमित सूद जी, और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन पत्रकार। आज एक बार फिर से कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और कुल्लू अपने दशहरे की तैयारी में है और कल शायद में साझा भी है, तो दशहरे की भी मैं आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ में कुल्लू विधानसभा के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका स्वागत करता हूं। कुल्लू में आकर के आपके इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। 4 उद्घाटन और 4 शिलान्यास कुल मिलाकर के अग्रिम 8 योजनाओं का अगर हम जोड़ करें लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से आपके इस क्षेत्र के लिए विकास की योजना भी हम साथ लेकर के आए हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इससे पहले हमारा कार्यक्रम कुल्लू जिला के अंतर्गत हमारे बंजार विधानसभा क्षेत्र का था। और बंजार विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम के साथ हमने आज कुल्लू आने का भी कार्यक्रम बनाया और हिमाचल प्रदेश में जिन कार्यक्रमों का सिलसिला आजकल चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 75 वर्ष की इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश ने जो यात्रा की है उस यात्रा के लिए जिन हिमाचल वासियों का बहुत मूल्य योगदान रहा है, उन सबका हम दर्शन करें, उन सबका आभार करें। इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर आज के इस कार्यक्रम को हम जोड़ें तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमारे 52 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो चुके हैं और इन कार्यक्रमों का आयोजन प्रमुख रूप से एक ही बात के लिए है। कई लोग कई तरह के प्रश्न खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनका उत्तर देने की मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता।
लेकिन अगर हमने इन कार्यक्रमों के आयोजन किए हैं, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उस गठन के पश्चात हिमाचल की यात्रा जहां आज पहुंची है और उस यात्रा में हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का एक बहुत जो योगदान रहा है, उस योगदान के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में जाकर के उनका आभार व्यक्त करूं, उनका धन्यवाद करूं और उसके साथ साथ में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को हम सब लोगों को आगे बढ़ाना है, तेज गति से आगे बढ़ाना है। उसके लिए आप सबसे अपील भी कर सकूं, निवेदन भी कर सकूं, उसके लिए हमने कार्यक्रम के आयोजित किए और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद, एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद पूरे भारत के नक्शे में अलग पहचान के साथ खड़ा है। अगर वो पहचान बनी तो हिमाचल के मेहनतकश लोगों की वजह से बनी। चाहे वो मजदूरी करने वाला मजदूर है, चाहे वो एक किसान है, एक बागवान है, चाहे कर्मचारी है, अधिकारी है, सब लोगों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष बीतने के पश्चात अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे देश भर में किया और एक लंबी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बना करके हिमाचल के लोग, हर प्रांत के लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके, उस तरह से प्रयत्न किया है। और मैं इस बात को भी देख रहा था जब हिमाचल प्रदेश के गठन के सिलसिले में हम इन सारी बातों को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि हमें भी बहुत सारे आयोजन करने चाहिए हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा के, लेकिन चुनाव बहुत करीब होने के कारण ये संभव नहीं कि बहुत सारे आयोजन हम कर सकें। इसलिए हमने एक ही चीज तय की कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। सब साथियों के साथ चर्चा करने के बाद मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। हिमाचल ने पहाड़ी राज्य होकर के भी जहां काम करना कठिन था, मुश्किल था, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, हर क्षेत्र में विकास में कई तरह की बाधाएं थी, इस प्रदेश को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया है और उसमें किसी नेता, अभिनेता, किसी एक व्यक्ति या किसी दो व्यक्ति का हम अभिनंदन करें, उनको इस बात का श्रेय दे, वो उचित नहीं होगा। अगर श्रेय देना है तो हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को देना चाहिए। इसलिए पूरे प्रदेश भर में जाकर के हिमाचल की उस जनता का आभार व्यक्त करने के लिए निकलना चाहिए। और आज मैं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भी आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं कि हिमाचल जहां पहुंचा है इसमें आप सबका योगदान रहा है। आपने इससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उस डॉक्यूमेंट्री में आपने इस बात का जिक्र देखा होगा जो हिमाचल प्रदेश के जो नेतृत्व रहा है अलग अलग समय में, चाहे पहले मुख्यमंत्री के बतौर डॉक्टर वाईएस परमार रहे, चाहे ठाकुर रामलाल जी रहे, श्री शांता कुमार जी रहे, श्री वीरभद्र सिंह जी रहे, श्री प्रेम कुमार धूमल जी रहे, उन सबका भी योगदान है। इस बात को हमने जाहिर किया है अपनी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। उनके योगदान का भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है, उनका भी बहुत आभार है। लेकिन सुझाव के रूप में एक बात आई, अगर सबसे ज्यादा योगदान अगर हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में है तो हिमाचल वासियों का है। ये आभार उनको समर्पित करना चाहिए। यह 75 वर्ष की यात्रा का सफल इस मुकाम तक पहुंचना, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित करना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में सभी
इलाके में जाकर के लोगों के बीच में आभार करें। मैं ये 2-4 चीजों का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि याददाश्त बहुत लंबे समय तक कई बार नहीं रह पाती है, और ये व्यक्ति का, एक मनुष्य का एक स्वभाव है कि याद करने के लिए कुछ चीजों को बार बार ध्यान में लाना चाहिए, ये भी एक आवश्यकता महसूस होती है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या लगभग 11 लाख के करीब थी। जब हिमाचल प्रदेश बना था 15 अप्रैल 1948 को, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 जिले थे। एक सिरमौर जिला था, एक महासू का जिला था, एक मंडी का जिला था और एक जिला चंबा का था। आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। आज के इस दौर को तो जानते हैं, लेकिन जब हिमाचल बना उस वक्त 4 जिले थे। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को। आज हिमाचल की आबादी 70 लाख से पार हो चुकी है, लेकिन जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल की आबादी 11 लाख के करीब थी। इस बात की जानकारी कम। जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर मात्र 4.8 थी और महिलाओं की साक्षरता दर तो मात्र 2% थी। और आज पूरे देश भर में अगर साक्षरता दर में सबसे आगे केरल के साथ रही है तो हिमाचल प्रदेश है। 90% से ज्यादा साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश। अगर आप यहां पर देखेंगे जो हमारी प्रदर्शनी लगी है, मेरा आपसे निवेदन है, आपने डॉक्यूमेंट्री में भी इस बात को देखा होगा कि ऐसा भी दौर था जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस वक्त ये स्थिति थी, नदी पर पुल नहीं मिलते थे। लोग नदी को पार करने के लिए कुछ जगह तो ये स्थिति थी कि भैंस की खाल में हवा भर के उसको फुला दिया जाता था, उसका सहारा लेकर के नदी को पार किया जाता था। अगर नदी पार करते करते वो भैंस की खाल हाथ से छूट गई तो नदी में ही समाहित हो जाती थी। मैं चंबा गया तो चंबा में बताया गया एक पुल पांगी घाटी का, जिस पुल को घास की रस्सी के साथ बना करके उसको तैयार किया गया था, उसको बनाने के बाद उसके ऊपर से लोग नदी को पार कर रहे थे। ये परिस्थितियां उस वक्त की रही हैं। और सड़कों का निर्माण करना बहुत मुश्किल था। 228 किलोमीटर सड़क उस वक्त हिमाचल प्रदेश में थी और आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े, हर चुनौती का सामना हम करते हुए आगे बढ़े। और इसलिए तो हमारे मित्र जो प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आज पूरे हिमाचल प्रदेश में क्यों घूम रहे हैं, मैं समझता हूं कि मैं अगर हिमाचल प्रदेश की जनता का इस योगदान के लिए आभार में करूं तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी एक कमी रह जाएगी इतिहास में, जिन लोगों ने मेहनत से खून पसीने की कि जो मेहनत करके इस हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ये काम आभार का कर सकते थे जब हिमाचल प्रदेश के गठन के 50 वर्ष पूरे हुए थे, उस वक्त भी कर सकते थे। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों का ये है कि सत्ता आने के बाद वो इतिहास भूल जाते हैं कि इस प्रदेश में कुछ और लोगों का भी योगदान है आगे बढ़ाने में। हाँ, हमने तय किया था जब हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के 50 साल पूरे हुए थे, हिमाचल प्रदेश बनने के पश्चात आज से 2 साल पहले हमने बहुत सारे कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में तय किए थे, लेकिन कोविड का दौर आ गया और कोविड के दौर आने की वजह से हम उन कार्यक्रमों को बीच में हमको स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा, हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है हिमाचल प्रदेश के गठन का अवसर भी हमारे बीच में आया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारे कार्यकाल में ये अवसर हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, इतिहास से हमको सीखना चाहिए। हम तरक्की की राह पर कहीं भी आगे पहुंच जाएं, लेकिन उसके बावजूद इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे, ये हमें भी याद रहना चाहिए। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, उसको भी स्मरण रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है।
इसलिए भाई और बहनों, आप सबके बीच में हम आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर हैं। आप सबका मैं इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ, पिछले लगभग 5 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप सबका सहयोग और समर्थन हर कदम पर। हालांकि ये दौर जो है सामान्य परिस्थितियों का दौर नहीं था। मैं इस बात को कई बार कहता हूं कि मुझसे पहले जो 5 मुख्यमंत्री रहे वो सौभाग्यशाली रहे, उनको सामान्य परिस्थितियों के दौर में से काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम कहने के लिए तो 5 वर्ष कह रहे हैं, लेकिन सही मायने में हिमाचल प्रदेश में हमें काम करने का अवसर मात्र 3 वर्ष मिला। 2 वर्ष कोविड के नाम पर निकल गए, लेकिन फिर भी इस बड़े संकट में अब सब लोगों ने मिलकर के काम किया, हिम्मत के साथ काम किया। बड़ी चुनौती थी, कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद हम रुके नहीं। जहां विकास की आवश्यकता थी वहां पर विकास को भी रुकने नहीं दिया और जिंदगी को भी रुकने नहीं दिया। जिंदगी को सलामत रखने के लिए आदमी इस वायरस के चपेट में आने के बावजूद भी उसके जीवन की हम रक्षा कर सके, ऐसा इंतजाम हमने पूरे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया, जिसके माध्यम से आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न हुए। मैं आप सबके इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कोविड की पहली डोज, कोविड की दूसरी डोज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के लिए बिना पैसे की दी, बिना कीमत के दी। आपके जीवन की रक्षा होनी चाहिए, आपका जीवन हमारे लिए कीमती है। इसी बात को, इसी भाव के साथ आपको वैक्सीन की डोज जो दी गई, उसमें आप सब लोगों ने बहुत सक्रियता से भाग लिया और हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहली डोज में भी पहले नंबर पर रहा और दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर रहा। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि हमारी बात अधूरी रह जाएगी अगर हम आज के इस अवसर पर, इस कोविड के दौर में जब बाहर निकल रहे हैं, तो हम उस दौर में से जब निकल रहे थे, जो कठिन संकट था हमारे सामने, उस वक्त जो मददगार थे हमारे लिए, चाहे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और हमारे पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, सब लोगों ने मिलकर के काम किया। उनका एहसान हम जीवन भर चुकता नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि आप सब लोगों ने बहुत हिम्मत और हौसले के साथ काम किया। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसका पालन किया और उसका परिणाम ये हुआ, आज देश उस बड़े संकट से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इसी कारण से आज हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने में सफल हो पाए। भाइयों बहनों, जहां मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने कोशिश की है हम गरीब और ऐसे वर्ग के लिए जो जरूरतमंद है उसके लिए ज्यादा काम कर सके, ज्यादा मदद कर सके। इसलिए जो योजनाएं जो हमारी जितनी भी रही, हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की है कि उन गरीब लोगों के लिए मदद ज्यादा हो, जिनको सहारा देने की आवश्यकता उनको ज्यादा मदद हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में अगर विकास की बात कहें, काम की अगर बात कहें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतने बड़े संकट के बावजूद पूरे प्रदेश भर में अगर विकास की अगर बात कहें, तो हमने सामान्य परिस्थिति में जो सरकारें आज से पहले रही हैं, उनसे बेहतर काम किया है, उनसे ज्यादा काम किया है। हर क्षेत्र की बात जहां आज से पहले 3,500 किलोमीटर 5 वर्षों में सड़कें बनती थी, हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ करके 5,000 किलोमीटर का आंकड़ा तोड़ करके उससे पार निकल गए। सबसे ज्यादा की सड़कों का निर्माण लंबाई के हिसाब से अगर पूरे इस प्रदेश में किसी कार्यकाल में हुआ और कोविड के बावजूद हुआ, तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में आज से पहले अगर घरों में नल की अगर बात आती तो 7.5 लाख नल लगे थे आज से पहले। जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है, जब से हिमाचल प्रदेश बना है, लेकिन हमने सिर्फ 3 सालों में हिमाचल प्रदेश में 8.5 लाख से ज्यादा
नल के कनेक्शन घरों में लगाए हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर विकास की कोई बात का जिक्र करे तो ये आंकड़े बोल रहे हैं आज की तारीख में, जिसका जवाब देना हमारे विपक्ष के मित्रों को करना है। आज हमारे कई मित्र कई तरह की विचित्र बातें करते हैं। कई जगह हम देख रहे हैं कि सड़कों पर धरना देकर के, रैली देकर के कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, हम बेरोजगार यात्रा शुरू कर रहे हैं। अरे इस देश में 50 साल तक तुम सत्ता में रहे और इस हिमाचल प्रदेश में भी 50 साल के करीब सत्ता में रहे। अगर बेरोजगारी के लिए कोई दल और कोई पार्टी अगर सबसे ज्यादा जिम्मेवार है तो वो लोग हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रहे। बेरोजगारी मात्र 4 वर्षों में या 4.5 वर्षों में या 5 वर्षों में नहीं हुई है। इस बात को उनको समझना चाहिए। आज वो जाकर के रैली करने की बात कर रहे हैं कि हम महंगाई के खिलाफ रैली करेंगे। क्या ये महंगाई सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुई? जब इनकी सरकार होती थी उस वक्त क्या महंगाई बिल्कुल थी ही नहीं। लेकिन बड़ी विचित्र बात लगती है, बड़े हैरानी की बात मुझे कई बार देखने को मिलती है। इनके राष्ट्रीय नेता, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि उनकी ही पार्टी के लोग उस कांग्रेस छोड़ो अभियान पर निकले। गोवा में 8 विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए और हिमाचल प्रदेश में भी 2 विधायक कांग्रेस के, 2 निर्दलीय विधायक, 4 लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए। जो कांग्रेस के विधायक शामिल हुए उनमें से वर्किंग प्रेसिडेंट, वर्तमान का वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट वो भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हुए, नालागढ़ के लखविंदर राणा। और आज मैं अभी मैं देख रहा था रामलाल ठाकुर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी पत्रकार वार्ता करके आंखों में आंसू के साथ कह दिया कि जिसको भी बनना है वो बनाए, कांग्रेस ने टिकट मुझे देना है तो दे, नहीं देना तो ना दे। मैं जिस प्रकार से जो कांग्रेस की हालत देख रहा हूं, जो जिस प्रकार से हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है वो मुख्यमंत्री बने। मैं वाइस चेयरमैन के पद से त्याग पत्र देता हूं, आज उन्हें भी त्याग पत्र दे दिया। तो ये हालत उनकी बचा कुछ नहीं, पूरे देश में बची नहीं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, एक राज्य में सरकार थी, शोर बहुत डाल रहे थे कि हम आ रहे, लेकिन जहां इतना शोर डाल रहे थे पंजाब में हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, परिणाम निकला जो पंजाब था वो भी चला गया। चन्नी साहब दोनों जगह से चले गए इनके। और भाजपा जिन 4 राज्यों में थे फिर मजबूती के साथ वहां पर सरकार बनाने में सफल हुई। इस बात पर मुझे उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटें, लेकिन 367 सीटों पर जमानत जब्त और 2 सीटें आई। हम आजकल जो रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। और रिवाज हम बदलने की बात इसलिए कह रहे हैं, पूरे देश में रिवाज बदल गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 37 वर्षों के दौर में हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदला। योगी जी थे, फिर योगी जी आ गए। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदला। धामी जी थे, धामी जी फिर आ गए। गोवा में हुआ, गोवा में फिर भाजपा, मणिपुर में फिर भाजपा। हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा, जहां हमारी जमानतें जब्त होती थी किसी वक्त, 2014 में सरकार भाजपा की बनी और 2019 में 5 वर्ष के बाद चुनाव हुआ, फिर भाजपा की सरकार। रिवाज बदला। जब पूरे देश में रिवाज बदल गया भाई, तो हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदलेगा और बदल करके छोड़ेंगे। क्यों नहीं बदलेगा? निश्चित रूप से बदलेगा। लेकिन हमारे मित्रों को बहुत परेशानी इसी बात से। और एक दिन मैं
जाकर के सिरमौर जिला में कहीं भाषण दे रही थी अपने पार्टी के लोगों को और कह रही थी कि भाई संभल जाओ, अगर अब की बार गए तो 25 साल 30 साल के लिए गए। और सही बात कह रही थी वो। हमें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तंबू लगा रहे हैं। हमने कहा भाई हमारा तंबू तो लगा रहेगा, दिल्ली में भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, तुम्हारा उखड़ गया तो तुम जानो, हमारा तो लगा रहेगा। और हमारा तंबू जो है ये 20 साल 25 साल के लिए दिल्ली में भी लगा रहेगा और आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भी 20 साल के लिए तंबू लगा सकते हैं। हम कुछ करते हैं तो कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए कहा कि महिला हमारी आबादी का आधा हिस्सा है और इसलिए हम इनसे किराया भी आधा लेंगे, क्योंकि महिलाएं अब घर में नहीं रहती है, घर से काम के लिए जाती हैं, काम के लिए आती हैं। उनका आने जाने का जो है हमारा आने जाने की व्यवस्था थोड़ी सरल हो जाए, आसान हो जाए, उसके लिए मदद की हमने गुंजाइश की। हमने कहा आधा किराया ले। कहने लगे कि मुफ्त खोर बना दिया महिलाओं को। हमने कहा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर हमारी मातृशक्ति को करेंगे तो अभी 2 महीने के बाद भुगतान करना पड़ेगा। हमने मुफ्त नहीं, हमने कहा कि हमने उनको सिर्फ राहत दी है, हमने उनको मदद की है। आधा किराए तो देती हैं, आधा किराए के लिए हमने राहत दी है। राहत देना एक बात है, मुफ्त बात करना, मुफ्त जो है वो कोई चीज देना वो अलग बात है। किसी ने उनको कहा कि भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, तो फट से एक नेता ने खड़े होकर के भाषण दे दिया कि हम हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बनेगी हम महिलाओं को 18 साल से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने का देंगे। हमने तो कभी नहीं कहा कि जो करना है करिए, लेकिन जब आएंगे तो ना, जब आने देंगे तो ना। हमने जो करना तो हम तो करके दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब आएंगे, और कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हम बिजली जो है 300 यूनिट देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय लिया कि एक वर्ग ऐसा है हमारा जो गरीब वर्ग है, वो 60 यूनिट से कम बिजली खर्च करता है, उसके लिए राहत देनी चाहिए। हिमाचल 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, 11,500 मेगावाट बिजली जनरेट करता है हाइड्रो सेक्टर में। यहां विजेंद्र गुप्ता जी रहते हैं, दिल्ली को बिजली हम देते हैं, हरियाणा को बिजली हम देते हैं, राजस्थान को बिजली हम देते हैं। नेशनल ग्रिड में बिजली हम देते हैं। हमने कहा हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पैदा करते हैं, कम से कम गरीब लोगों के लिए मदद का कुछ रास्ता निकलना चाहिए। हमने 60 यूनिट तक पहले माफ किया, हमने 60 यूनिट तक जीरो बिल के लिए हमने जिक्र किया गरीब लोगों। लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि एक मध्यम वर्ग भी है जो 100 से 120 यूनिट तक बिजली खर्च करता है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हमने निर्णय किया कि 125 यूनिट तक बिजली जो है वो जीरो बिल के साथ देंगे। जुलाई महीने से आपका देखा, आपका बिल आया होगा, बिल तो आया, लेकिन कितना बिल आया? जीरो बिल आया। और कांग्रेस ने कहा कि आप 300 यूनिट देंगे, और इसकी घोषणा करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बघेल साहब यहां पर हिमाचल प्रदेश में शिमला पहुंचे। हम उनसे ही पूछना चाहते हैं, बघेल साहब आपके छत्तीसगढ़ में क्या आप 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ में आप महिलाओं को 18 साल से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं क्या? जब तुम अपने प्रदेश में जो काम नहीं कर सकते हो तो हिमाचल प्रदेश का मार्गदर्शन करना छोड़ दीजिए। ये हिमाचल अपने पांव पर खड़ा प्रदेश है। हम अपना निर्णय स्वयं करना जानते हैं कि दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए इन योजनाओं में हम ये करेंगे वो करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं, कोई अभिप्राय नहीं है। हम बड़ा साफ कहना चाहते हैं। और एक पार्टी और जिस पार्टी से हमें तो वास्ता पड़ा नहीं बहुत ज्यादा, और शायद पढ़ने की संभावना भी नहीं है। यहां हमारे विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, इनको खूब वास्ता पड़ता है।
वो ऐसे हैं, ये भी मुफ्त ले लो, वो भी मुफ्त ले लो, सब कुछ मुफ्त ले लो, जितना भी लेना मुफ्त ले लो, सब कुछ यही कहते हैं। और आकर के हिमाचल प्रदेश में गारंटी दे रहे हैं, हम एजुकेशन में ऐसा मॉडल करेंगे, हम हेल्थ में ऐसा मॉडल करेंगे, हम कई तरह की बातें कह रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाह रहा हूं, क्यों महत्व देने की आवश्यकता ही नहीं, जो है ही नहीं उनके बारे में क्या चर्चा करेंगे। शोर डाला था हमारे हिमाचल में बहुत जल्दी आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आते आते पहाड़ चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई और आना जाना आजकल कम हो गया उनका। और हम तो चाहते हैं कि आए तो सही, लेकिन ऐसी पार्टी जिस पार्टी का जनाजा कुछ महीनों में यहां पंजाब में सरकार बनने के बाद निकल गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, हर रोज कितने लोगों के साथ क्या होता है, लूटपाट की घटनाएं, गोली की बात आते हैं। और हमने कहा ये हिमाचल देवभूमि, हम कुछ लोग आए थे उनके यहां पर, बड़े ऊंचे ऊंचे बोलने लगे थे और उस भाषा में बोलने लगे तो जो भाषा देवभूमि हिमाचल के लोगों के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, उस भाषा को हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। हम पहाड़ी प्रदेश हैं, हम पीछे होंगे, सुविधा साधन की दृष्टि से पीछे होंगे, लेकिन एक संस्कृति और संस्कार के साथ जीने वाले लोग, देवी देवताओं के प्रति आस्था रख करके अपने जीवन को धन्य करने वाले लोग हैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लोग। इसलिए हमने उनको कहा कि मेहरबानी करिए, अपनी पार्टी चलानी है चलाइए, कोई मना नहीं, लेकिन तुम ये सोचेंगे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आकर के तुम गाली गलौज से शुरू करेंगे तो देवभूमि के लोगों की बददुआएं इस कदर लगती हैं, तुम्हारा कभी भी भला नहीं हो सकता। वो शायद मुझे लगता है बददुआएं लगी ही गई, उनका स्टेट का यूनिट भंग हो गया, उनके पार्टी के लोग पार्टी छोड़ करके चले गए और उनके नेताओं का हाथ आप देख रहे हैं क्या हाल है। जो भ्रष्टाचार पर बड़ी लंबी लंबी बातें कहते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी खड़ी हुई है, आज भ्रष्टाचार ही उस पार्टी का आधार बना हुआ है। इनके स्वास्थ्य मंत्री की हालत क्या है, इनके एक्साइज मिनिस्टर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनकी हालत क्या, मैं उन बातों को लेकर के कहने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की खासियत है कि ये तीसरे दल को आज तक स्वीकार नहीं किया। मैं भाई और बहनों आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, बाकी सारी चीजें होती रहेंगी आगे, लेकिन हमारी जरूरत है, हम हिमाचल प्रदेश के लोगों की जरूरत है, हिमाचल प्रदेश की जरूरत है, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ चले। जो नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को अपना घर, ऐसे प्रधानमंत्री, ये एक सहयोग है। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के हम सब भाई और बहनों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए पहले प्रधानमंत्री अगर हमारी पार्टी के थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो हिमाचल को अपना घर ही नहीं कहते थे, घर के तरह लोगों के बीच में रह करके अपनी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण पल उन्हें गुजारे। सत्ता में रहते, विपक्ष में रहते, कभी नहीं छोड़ते थे मनाली के प्रीनी गांव में गर्मी के मौसम में 6 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का कार्यक्रम तय होता था और आते थे, और बतौर प्रधानमंत्री भी प्रीनी के गांव में आकर के पूरा पीएमओ यहां से चलता था। कितना सौभाग्य हमारा। ये अटल टनल रोहतांग उनका एक सपना, जिस सपने को साकार किया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। जिस टनल का काम जिस गति से चला था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये टनल हम सब का सपना है, अटल जी का ही सपना नहीं है, ये हम सब लोगों का सपना है कि हमारे आदर्श नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके काम की शुरुआत की थी, ये बनकर के तैयार होनी चाहिए। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, जब 2017 को हमारी सरकार बनी, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने मेरा मार्गदर्शन किया। जब मैं दिल्ली में पहली बार मिला
क्या क्या चीजें आपको प्रायोरिटी के साथ करनी है, प्राथमिकता उसमें अटल टनल नंबर 1 पर थी। उन्होंने कहा कि आप मॉनिटरिंग करिए, जो मदद करनी है वहां पर मदद करिए, लेकिन ये टनल का काम जल्दी पूरा होना चाहिए। मैंने टनल के अधिकारियों के साथ बैठक की और वो बहुत निराश और हताश जैसे थे। कहने लगे अगर ये शेरी नाला जो बीच में एक जगह पॉइंट ऐसा आ गया था जहां पानी बहुत ज्यादा निकल गया था, उनको लग रहा था कि हो सकता है कि हमें ये प्रोजेक्ट रोकना पड़े। अगर ये थोड़ा सा रुक जाता है तो हमारा ये टनल बनकर के 2024 में तैयार होगा। हमने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि ऐसी कठिनाई है और प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठ करके सारे विषय पर चर्चा की और चर्चा करने के पश्चात दिल्ली में बैठक की और बैठक करने के बाद कहा कि जो भी करना, जो भी सहयोग की आवश्यकता है पूरा करेंगे। और काम चला। जो 2024 में उद्घाटन की बातें हो रही थी, वो उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने साथ में किया। अंतर देखिए आप काम करने का। अटल जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमारे हिमाचल के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया। हिमाचल में इंडस्ट्री नहीं जा सकते जब तक के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दिया, कुछ मदद नहीं की। इंडस्ट्रियल पैकेज दिया बद्दी नालागढ़ में, वहां पर हमारी फार्मा की इंडस्ट्री लगी और आज बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ जो है ये पूरे देश का नहीं एशिया का नंबर 1 फार्मा हब बन गया है। और दूसरा, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमको मदद करने के लिए किसी प्रधानमंत्री जी ने मदद की तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए एक बल्क ड्रग फार्मा पार्क दे करके, जो पूरे देश में 3 बनने थे, 3 में से 1 हिमाचल प्रदेश को ऊना के लिए दिया तो नरेंद्र भाई मोदी जी। जो हमारे कांग्रेस के मित्र पूछते रहे प्रधानमंत्री जी आए थे लेकिन दिया कुछ नहीं। अब मालूम नहीं उनको कि देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा मंच से नहीं करते। जो देना होता है वो बिना घोषणा किए देते हैं। और अभी हाल ही में 3 दिन पहले कैबिनेट की बैठक थी। हमारे सिरमौर के हमारे भाई बरसों से मांग कर रहे थे, 1967 से मांग कर रहे थे हमें हाटी का दर्जा मिलना चाहिए। हाटी का मतलब कि हमको ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का इलाका जो सिरमौर जिला के साथ लगता है, उसी तरह की कठिनाई का, उसी तरह के कल्चर का, लेकिन वहां पर हाटी कम्युनिटी को ट्राइबल का दर्जा है। और मुझे इस बात की कुछ खुशी है कि परसों कैबिनेट की बैठक हुई, हाटी का दर्जा उसमें हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिला के लोगों को दिया गया। एक बहुत बड़ी हमारी एक सफलता उस दृष्टि से हुई। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों को लेकर के हम फुर्सत में कभी और भी बात करेंगे। मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहां आए हैं और इस कार्यक्रम में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहां कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात है, हमने प्रयत्न किया है कि हमारा कुल्लू विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और तेज गति के साथ आगे बढ़े। इस तरह का हमने प्रयत्न किया है और उस प्रयास में हम सफल भी हुए। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, यहां आदरणीय महेश्वर सिंह जी ने कुछ बातों का जिक्र किया है। हालांकि अब आजकल हम कम ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 3-4 चीजों के लिए उन्होंने जिक्र किया है कि ये छोटी छोटी मांगे हैं, इनको पूरा किया जाए। भूगु जोत के लिए इनका कहना है कि भूगु जोत बन करके तैयार हो, और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अब भूगु जोत आने वाले समय में, क्योंकि बोल हमने बहुत दिया, वो बोलना कम करना चाहिए, लेकिन उस पर काम शुरू हो, उस तरह की परिस्थिति हम निर्मित करने चाह रहे हैं। जब नितिन गडकरी जी यहाँ कुल्लू में भी आए थे, मनाली में भी आए थे, तब भी दिल्ली में जाकर के भी हमने उनसे बातचीत की है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भूगु जोत की जो टनल का जिक्र आ रहा है, वो एक काम जो है हम शुरू करने की स्थिति में हो पाएंगे। और दूसरी बात, मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को लेकर के बात की थी कि
बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां सड़क से ज्यादा अगर हम रोपवे बना करके तैयार करें तो लोगों को बहुत जल्दी भी और अच्छी सुविधा मिलेगी। आने जाने का रास्ता जो कई घंटों का है वो कुछ मिनटों में तय हो जाएगा। इस सारे विषय को लेकर के नितिन गडकरी जी के समक्ष हमने बात कही थी और हमने उनसे बात कही कि अभी तक जो हम विधायक प्राथमिकता डालते हैं और जो नाबार्ड के लिए जाती है योजनाएं, उन योजनाओं में अभी तक ये प्रावधान है कि रोप वे उसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आखिरकार एक स्थिति बनी जब इस सारे बात को लेकर के हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा और नितिन गडकरी जी को भी लिखा, तो हम उसमें सफल हुए हैं कि नाबार्ड में परमिसिबल एक्टिविटी के अंतर्गत जो है रोप वे को भी शामिल कर दिया गया। और अब विधायक अपने क्षेत्र में अगर रोप वे लगाना है कहीं सड़क के बजाय तो उसके लिए अपनी प्राथमिकता दे सकता है, तो रोप वे वहां पर बनेगा और नाबार्ड उसके लिए फंडिंग करेगा। ये भी एक प्रावधान उसमें जुड़ा है। और अभी हाल ही में जो एक बैठक हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बैठक हुई है, उस बैठक में हिमाचल प्रदेश में अलग अलग रोप वे के लिए उसमें प्रमुख रूप से शिमला के लिए लगभग 1550 करोड़ रुपए की स्वीकृति, इन प्रिंसिपल स्वीकृति रोप वे की जो है हिमाचल प्रदेश के लिए मिली, जिसमें आने वाले समय में कांगड़ा का भी, जिसमें आने वाले समय में हमारा बिजली महादेव का भी रोप वे उसमें शामिल होगा और जहां आने वाले समय में टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन बनेगी। मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी प्रधानमंत्री जी से मिलना होता तो बिजली महादेव का जिक्र हमेशा होता है और हमने इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भी दिया है कि आप आएं और बिजली महादेव अगर जाने की आपकी इच्छा है और जाने के लिए आपके पास समय निकल पाता तो आप जरूर जाकर के आए, हम उसके लिए इंतजाम भी करेंगे। सड़क का जिक्र यहाँ महेश्वर सिंह जी ने किया है, करोड़ों रुपए दे करके, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कितना पैसा उसमें लग रहा है, लेकिन उसको बड़े युद्ध स्तर पर सड़क का काम भी हम कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां पर हेलीपैड भी बन जाए अगर ऐसे में अगर कहीं प्रधानमंत्री जी का आना हो जाए और वहां जाने की इच्छा हो, क्योंकि वो पैदल चल करके वहां के लिए गए, तो वो उनकी इच्छा को पूरा करने में हमें बहुत प्रसन्नता मिलेगी। हम ऐसा भी प्रयत्न करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी आने वाले समय में एक संभावना व्यक्त की जा रही है। 24 तारीख को तो मंडी में कार्यक्रम है युवा मोर्चा का, पूरे प्रदेश भर से युवा आएंगे और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, उस कार्यक्रम में आएंगे, उस कार्यक्रम में रहेंगे, उस पर प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ में ऐसी भी हमने निवेदन किया है प्रधानमंत्री जी के समक्ष कि अगर आप कुल्लू के दशहरे में भी आ सकते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और चीजें उस दिशा में थोड़ी आगे बढ़ रही है और हो सकता कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति बने कि प्रधानमंत्री जी अगर समय निकाल पाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कुल्लू के दशहरे में भी यहाँ उनका हम सबके बीच में आकर के हम सबको आशीर्वाद देने का, शुभकामनाएं देने का जो है दशहरे का अवसर पर यहीं पर एक मौका मिले और वो आकर के इस दशहरे के इस कार्यक्रम में भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाएं और ताकि देश का नेतृत्व बहुत बेहतर ढंग से कर सके, ये मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में उस दिशा में चीजें चल रही हैं। हो सकता है कि उस दिन एम्स बिलासपुर का भी इनॉग्रेशन हो, उसके बाद हम यहाँ कुल्लू के दशहरे में भी आएंगे। और भाई और बहनों में एक दो चीजों को लेकर के यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ। अभी मैं डीसी साहब के साथ बात कर रहा था, जो एक बात को लेकर के उनके बिजली महादेव के लिए उन्होंने कहा कि एक वहां पर कुछ छोटी छोटी दुकानें बना दी हैं लोगों ने और स्वाभाविक रूप से उनके लिए ये वो एक जरूरत भी है परिवार के पालन पोषण के लिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि वहां इतना सुंदर स्थान है और वो व्यवस्थित हो, उसके लिए कुछ प्लान करिए। उसके लिए इन्होंने एक प्लान किया है जो इको फ्रेंडली मार्केट वहां पर बनाने के लिए बिजली महादेव में वो लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बन करके तैयार होगी। हम पूरा बहुत बेहतरीन शेड जो है, सुंदर शेड बना करके
वहां पर देंगे और एक जैसे वो शेड होंगे और सारी चीजें उसमें ठीक तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारा उसमें प्रयास है और उसमें 1.5 करोड़ की लगभग उसमें लागत आएगी। तो इस तरह से एक प्रयास ये करेंगे। और जो हमारे जो एग्जिस्टिंग दुकानदार हैं उनको रिहेबिलिटेट करेंगे उन्हीं दुकानों में जो नई बना करके तैयार करेंगे और एक सुंदर और एक अच्छा इको फ्रेंडली मार्केट वहां पर बन करके तय हो और उसके साथ साथ में वहां पर टॉयलेट के लिए भी व्यवस्था हो और उसके साथ गार्बेज जो है वहां पर उसके लिए भी ठीक तरह से वहां पर व्यवस्था हो ताकि वो स्वच्छता की दृष्टि से भी वहां पर ठीक रहे। इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, यहां पर ढालपुर के इस हमारा इस ग्राउंड में ये ऐतिहासिक हमारा ये मैदान है, तो यहां एक स्टेडियम कम वेंडर मार्केट का हम यहां पर कम पार्किंग और पार्किंग भी उसमें साथ होगी, उसका एक प्लान हम थोड़ा सा डिस्कस किए हैं। उसमें चीजें आगे बढ़ रही हैं और इसमें डीएस ऑफिस के से जो है हॉस्पिटल तक जो है वो सेमी सर्कुलर स्टेडियम बनेगा, इस तरह से आधा सर्कुलर, और वो जो बहुत व्यवस्थित ढंग से होगा और उसके लिए कुछ प्रावधान करने के लिए हमने कहा कि उसके लिए सोचिए क्या किया जा सकता है। कहा गया कि उसके लिए संभवतः लगभग 5 करोड़ के लगभग पैसा लगेगा। हमने कहा जो भी लगता है और उसमें ये सुविधाएं सारी एक साथ हो जाएं, एक छोटी सी वहां पर वेंडर मार्केट है उसको भी और उसका पार्किंग की व्यवस्था भी हो सके और वो देखने में भी सुंदर लगे, अच्छा लगे। बैक साइड से जो है उसमें पार्किंग का प्रावधान किया जाएगा और उस सारी चीज के लिए हमने कहा कि आप उसमें आगे बढ़िए ताकि शहर भी साफ सुथरा लगे और शहर साफ सुथरा लगने के साथ साथ में यहाँ ढालपुर की भी एक सुंदरता में 4 चांद लगे। इस बात के लिए मैंने आग्रह किया है और हम ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कि सारी औपचारिकताओं का दौर पूरा करने के बाद इस काम को शुरू करेंगे। और इसी तरह से महेश्वर सिंह जी ने 2-3 चीजों का जिक्र किया। एक कहा कि जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल माशना है और इसको अपग्रेड करने की बात कही गई है, इसमें नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर नॉर्म्स पूरे हुए तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल माशना को का दर्जा बढ़ा करके इसको हम हाई स्कूल करने की यहाँ पर आपके बीच में घोषणा करते हैं ताकि वहाँ के बच्चों को सुविधा मिल सके। और एक और चीज इन्होंने कही कि एक ग्राम पंचायत मणिकरण में एक ब्लारगा करके एक जगह है, वहां पर प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही गई है। तो भौगोलिक दृष्टि से कठिन है, ढलानदार जगह है, छोटे बच्चों को स्कूल में आने जाने की कठिनाई होती है, उसको भी वहां पर खोल करके देंगे। तो ब्लारगा में कहांगे प्राइमरी स्कूल की बात कही तो वहां उसको करेंगे। एक हाई स्कूल है शाट, इसको अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की भी बात कही है, इसको भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके साथ साथ में आईटीआई जरी के लिए कहा कि उन्हें 2-3 ट्रेड के लिए कहा है उसमें, और वो ट्रेड उसमें अभी इलेक्ट्रिशियन का, वेल्डर का और कोपा का इन 3 ट्रेड को शुरू करने के लिए आग्रह किया है। और इसमें कोई औपचारिकताओं में कोई बाधा ना आई तो निश्चित रूप से ये 3 ट्रेड भी वहां पर शुरू करेंगे। और अंत में एक और चीज, हाई स्कूल धाराकोठी चौक, बड़ा लंबा नाम भी, धाराकोठी चौक जो है इसको कहा गया इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करना है। पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और सारी डिस्टेंस की सारी चीजें इसमें उचित पाई जानी चाहिए। इसको भी हम करेंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मेरा आप सबसे इसी बात के लिए निवेदन है, भाई ये कुल्लू शाट में सब्जी मंडी का जिक्र किया, इसकी भी मैंने सारी रिपोर्ट के लिए बोला, इसका भी हम विचार करेंगे, इसका भी कुछ रास्ता निकालेंगे। बाकी भाई ये कुल्लू चाहिए, अपने साथ चाहिए, वर्षों से साथ चलते हैं। ऐसा जो बीच में एक दौर आ गया है, इस दौर को मुझे लगता है कि अब यहाँ रिवाज बदलना चाहिए और साथ चल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में बढ़ने वाली है और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है उसको मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं, जरूरत है कुल्लू जिले की, पूरे जिले की, और ये पूरा जिला हमारे साथ चले।
हम पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते हम आपको वादा करते हैं, काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ में कसर आप मत छोड़िए। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। कोटि आभार आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विकास की करोड़ों की परियोजनाएं आपने आज यहां से अनाउंस की है। इस